Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study our new unit, that is characteristics of living things. First of all, we will describe what are living things. Living things होते क्या हैं. Then we will study about their characteristics. Organisms that can breathe, grow, need food, move, reproduce and die are called living things. अब वो organisms या वो जानदार जिनके अंदर जान हो, जानदार आर दैट कैन ब्रीथ, जो सांस ले सकते हैं, ग्रो, बढ़ सकते हैं, यानी कि अगर वो बेबी हैं, बिल्कुल बर्थ हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेंगे और अडल्ट बन जाएंगे. नीड फूड, उनको खाना चाहिए. मूव, चलने, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें या एक ही जगह पे रहते हुए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. जैसा कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के मुताबिक, उसके जैसा कि सनफ्लावर है वो सनलाइट के मुताबिक मूव करता है. तो रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं. एंड एट द एंड दे विल डाई आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. These are the basic necessities, or this picture basically describes the living things. के यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये किड है जो फूड और वाटर ले रहा है, क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाहता है, उसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी फूड एंड वाटर से मिलेगी. Then here is another living organism, that is a goat. और वो क्या कर रही है कि एक एयर बाहर निकाल रही है. कौन सी एयर बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और अंदर कौन सी एयर लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन. यानी कि वो रेस्पायर कर रही है, जो ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन, सांस लेना बहुत ज़रूरी है. नाउ हेयर वी कैन सी अ डियर इज़ मूविंग. तो डियर, एक जो हिरन है वो मूव कर रही है, भाग रही है. देन इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट अ फ्रॉग, अ न्यू फ्रॉग इज़ ग्रोइंग. एक एग से नया फ्रॉग जो है वो हैच हो गया है, तो इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन हो रही है इसमें. एंड देन इन द लास्ट वन कैन प्रोड्यूस यंग वंस. अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स. नाउ यूनिट नंबर 4, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसी होती हैं, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि खलिए. वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का बेसिक यूनिट सेल है. यानी कि जैसे एक बिल्डिंग का बेसिक यूनिट ब्रिक होती है, इसी तरह हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है. जब ज़्यादा सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू, मैनी टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. तो अब ये एक अकेला सेल जो है वो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि वो नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता. वी कैन ओनली सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. अब लिविंग थिंग्स के अंदर एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं. तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स के जो सेल है वो प्लांट के सेल से डिफरेंट है. इस तरह से कि प्लांट सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होते. नाउ इन दिस पिक्चर वी विल हैव अ लुक एट एनिमल एंड प्लांट सेल. दिस इज़ द एनिमल सेल एंड इट इज़ द प्लांट सेल. तो द बेसिक पार्ट्स एंड structures which are present in animal cell are cell membrane, nucleus, vacuole and cytoplasm. However, in the plant cell the additional two parts are present, that are the cell wall and chloroplast. सेल वॉल का क्या काम है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है कि वो प्लांट को फूड बनाने में मदद करते हैं. जैसा कि एनिमल सेल फूड नहीं बना सकते, एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे हैं. तो जो प्लांट्स हैं वो फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट को फूड बनाने में मदद करता है. Coming back to the previous page, we will study in detail the structures of animal and plant cells. First of all, cell membrane. The cell membrane is the outer covering of the cell. It allows only certain materials to move in and out of the cell. It also gives the cell its shape.
दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देती है और कुछ मटेरियल्स जिनको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है उनको बाहर ही रोक के रखती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। एंड न्यूक्लियस का क्या काम है, जिस तरह से बॉडी के अंदर तमाम फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के तमाम फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। Then the next part is the cytoplasm, which is also the part of both animal and plant cell, and it is a jelly-like fluid, यानी कि मोटा, थिक, पानी से मोटा होता है, जेली की तरह का होता है जो इसने पूरे सेल को फिल किया हुआ होता है और इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि तैर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द वैक्यूल, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, and the function of a vacuole is to store food, water and waste substances. हमारी सेल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा वाटर है या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल वैक्यूल, दैट इज़ एनिमल्स के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर ओनली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। द एडिशनल टू पार्ट्स आर द सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, एज वी हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर के क्लोरोप्लास्ट जो है दैट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड, एंड सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा सेल वॉल जो है एक थिक रिजिड मटेरियल से बनी होती है, टफ मटेरियल से, दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। नाउ जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया तो क्या है कि उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो उसकी सबसे पहले नीड है कि उसको फूड चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए जैसे कि प्लांट्स हैं ताकि वो फूड बना सकें, उसको वाटर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, एयर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और टेम्परेचर चाहिए ताकि वो मॉडरेट टेम्परेचर में ज़िंदा रह सके। बहुत ज़्यादा होगा तो वो ड्राई हो जाएगा या बहुत सर्दी में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो रेस्पायर कर सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, एक्सक्रीट वेस्ट जो उनके लिए बॉडी का मटेरियल, बॉडी में कुछ मटेरियल जो उनके लिए फालतू है वो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। एक और उनकी प्रॉपर्टी ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर उनके पास कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत सर्दी में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करते हैं। देन लिविंग थिंग्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि वो टेक ऑन न्यूट्रिएंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मादनियात हैं, वो हम लेते हैं टू सर्वाइव। नाउ in detail we will study all these characteristics of living organisms which make them different from non-living things। अब इन characteristics की बिना पर तमाम living things जो हैं वो non-living things से different हैं। Living things need food in order to perform their life processes. Food gives them energy. Animals get this energy by eating different plants and other animals. Plants possess chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis using sunlight, water and carbon dioxide। अब तो इसमें बताया गया है कि तमाम लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपनी फ़ूड खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को ऐसा फूड इनटेक करते हैं। जैसा कि गोट है वो प्लांट को ऐसा फूड खा रही है, लेकिन अगर लाइन है तो वो दूसरे किसी छोटे एनिमल को ऐसा फूड खा रहा है। अब प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल which absorb sunlight, and then we give water to the plants and they absorb carbon dioxide gas from their surrounding. This process is called photosynthesis which is shown in this picture कि ये एक प्लांट है जिसको हम जो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक कर रहा है, सन की मदद से एनर्जी मिल रही है उसको, जो क्लोरोफिल केमिकल में जाके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो जिसके अंदर क्लोरोफिल केमिकल है, ये सन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और जब ये सारी चीज़ें इनटेक कर लेता है प्लांट, तो बदले में ऑक्सीजन और
ऑक्सीजन गैस और फूड को बाहर निकाल देता है, विच इज़ यूज बाय अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एज अ फूड. Then they can respire. Most plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. They use the oxygen to break down their food in order to obtain energy. Some animals, like humans, use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Others breathe through their skin or gills. इनके अब सिर्फ प्लांट्स ही रिस्पायर नहीं करते, सिर्फ एनिमल्स ही रिस्पायर नहीं करते, बल्कि प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, बट दे रिस्पायर एट द नाइट टाइम. डे टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और रात के टाइम जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं. बिल्कुल इस तरह जैसे कि हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, प्लांट्स भी रात के टाइम इसी तरह रेस्पायर करते हैं. अब हम लोग ह्यूमन बींग्स लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, नोज़ के ज़रिए से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाकर वहां से इनहेल करते हैं, जबकि इसी तरह कुछ एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं. लेकिन वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो गिल्स के ज़रिए से या स्किन के ज़रिए से रेस्पायर करते हैं. Animals can move as well. Most animals move from place to place in search of food, water, shelter, and to avoid danger. This movement is called locomotion. What is locomotion? Locomotion क्या है? नकल मकानी, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे हरकत करना. अब एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके. एक ही जगह पे बैठ के आपको पता है कि खाना नहीं मिल सकता, देन उनको वाटर मिल सके, रहने के लिए अच्छी जगह मिल सके, और अगर कोई दूसरा एनिमल उनके घर तक, उनके घोंसले तक पहुंच जाए तो वहाँ से लोकोमोट कर देते हैं, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं ताकि वो उस खतरे से बच सकें. Plants move in a different way. Since they prepare their own food, they need not to go from place to place in search of food, but certain parts of plants show movement. For example, the leaves move in the direction of the sun. इसके हमारे पास एग्जांपल है मिमोसा प्लांट की, जो हम टच करेंगे तो ओपन हो जाता है, इस तरह से टच करेंगे तो उसके लीव्स क्लोज हो जाएंगे. तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सन, जैसा कि सनफ्लावर है वो सूरज की रोशनी की तरफ अपने फेस कर लेता है. तो प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोट नहीं, अगर नहीं हिल रहे तो लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं उस सन की लाइट की तरफ. हैव सेंसिटिविटी, हसासियत रखते हैं. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट. व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ इन डेंजर, इट runs for safety. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot. The leaves of the mimosa plants close when you touch them. यानी कि अब तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं. जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको भी फील करते हैं और सर्दी को भी फील करते हैं. इसी तरह अगर कोई डेंजर है, कोई ख़तरा है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हम भागते हैं उस जगह से. और इसी तरह अगर हमने किसी बहुत गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे करते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट. और इसी तरह अगर एक प्लांट है मिमोसा प्लांट, उसको हम टच करेंगे तो उसके लीव्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे. उसने भी क्या किया, सेंसिटिविटी शो की है, और जिसकी मदद से वो उसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो गए हैं. रिप्रोडक्शन बहुत बेसिक पार्ट है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहीं पे डाई हो जाएगा, तो आगे उसकी जो ग्रोथ है, आगे उस जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं हो सकेंगे. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ. एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. इट इज इफ अ स्पीशी डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट. यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं ताकि जो लाइफ है वो कंटिन्यू करती रहे. एनिमल्स जो हैं अपने ही जैसे नए एनिमल्स को पैदा करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो सीड्स पैदा करते हैं जिसकी मदद से आगे से जर्मिनेशन होती है. और अगर एक स्पीशी जो है वो अपने ही जैसे नई ऑर्गेनिजम्स को पैदा नहीं करेगी तो क्या होगा कि वो स्पीशी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. देन हमारे पास है जी एक्सक्रीट. लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एक्सक्रीट कर देते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल जो उनकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है, वो उसको रिमूव कर देंगे अपनी बॉडी से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ, जो बहुत ज़रूरी है, बढ़ना. क्यों, जैसा कि हमने देखा कि एक बेबी है वो
छोटा होता है पहले जब उसकी बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ ग्रोइंग, तो वो क्या होता है कि बड़ा होता जाता है और एडल्ट बन जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स. एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स. इनके अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उनका एक लाइफ का साइकिल होता है, यानी कि पहले वो बर्थ होती है, फिर उसमें से वो थोड़ा सा स्टेजेस से गुजरते हैं, एडल्ट होते हैं, फिर उसके बाद यंग होते हैं और उसके बाद ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ ग्रोथ. अब क्या है, वी डिपेंड ऑन ईच अदर. तमाम लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड कर रही होती हैं. जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन है. क्या कर रहा है ह्यूमन, जब वो रिस्पायर कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिल रही है, प्लांट से. जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के बदले में क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन और फूड विच इज़ यूज्ड बाय दिस ह्यूमन. और जब वो रिस्पायर करेगा, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएगा, तो बाहर क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इन रिटर्न इज़ यूज्ड बाय दिस प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन द सेम वे क्या हो रहा है कि ट्रीज जो है ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस कर रही है विच इज़ यूज बाय दिस गोट, और बदले में गोट उसको क्या दे रहा है, मेन्योर और कार्बन डाइऑक्साइड. मेन्योर क्या होता है, एनिमल का जो वेस्ट है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको हम प्लांट को फर्टिलाइजेशन में प्लांट को डालते हैं ताकि प्लांट जो है वो उसकी सॉइल फर्टाइल हो सके. नाउ लाइफ साइकिल क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल. यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, एज वी हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जिसके अंदर वो ग्रो करते हैं और अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और एट द टाइम लास्ट दे डाई. जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एग्स में से एक चिक निकला, उस चिक ने जो है वो ग्रो करना शुरू किया और बिल्कुल एक हैन बन गया. दोबारा से वो उसने एग ले किए और एट अ पॉइंट क्या होगा, पहले वाला हैन जो है वो डाई हो जाएगी. Next, there are some life cycles described in this chapter. First of all, we can see the life cycle of a human, जिसके अंदर सबसे पहले एक बेबी की बर्थ हुई है और वो बेबी जो है वो चाइल्ड में कन्वर्ट हुआ ग्रो होने के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो हो रहा है और अडल्ट बन गया है. Usually a calf will be up and walking 30 minutes after it has been born. Human babies take much longer to develop. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से. एक काफ जो है वो पैदा होते के साथ ही 30 मिनट्स के अंदर ही वॉक करना शुरू कर देगा गाय का बच्चा, जबकि ह्यूमन जो है आपको पता है कि बेबी जो है ऑलमोस्ट 1 साल लेता है चलने के लिए. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश. Most fish lay eggs. The babies hatch out of the eggs and grow into fry. The fry become adults. यानी कि एग, फिश के एग में से जब बेबी निकलता है तो हम उसको फ्राई कहते हैं, और फ्राई जो है वो ग्रो करने के बाद एक अडल्ट फिश बन जाती है दोबारा से, विच देन अगेन गिव्स एग्स एंड देन विच hatches into fry and again become the fish. This is the life cycle of a frog. Frogs are amphibians. Amphibians are the animals which live both on land and on water. यानी कि फ्रॉग क्या करता है कि वाटर के अंदर जाके एग्स देता है विच हैच हो जाते हैं, उसको हम फ्रॉग के एग्स को क्या कहते हैं, स्पॉन. वाटर के अंदर ही वो हैच होंगे और उसमें से टेडपोल निकलेगा. टेडपोल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी टेल होती है. जब वो ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता तो क्या होगा, उसके बाहर एक लेयर, वो ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता तो उसकी जो टेडपोल की टेल है वो बैक लेग्स में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा जिसमें उसकी टेल बिल्कुल गायब हो जाएगी. अब हमारे पास यहाँ पे इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर बताया गया है कि इंसेक्ट्स के ऐसे कुछ इंसेक्ट्स के 3 स्टेज लाइफ साइकिल होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल होती हैं लाइक दिस. तो 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल में हमारे पास ग्रासहॉपर का लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर एग्स होते हैं. एग्स हैच करके निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और निम्फ जो है वो हैच होता है अडल्ट ग्रासहॉपर में.
इसी तरह हमारे पास एक बेबी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है और एक हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल है, विच इज़ 4 स्टेज लाइफ साइकिल, जिसके अंदर एग्स देती है बटरफ्लाई, वो लार्वा में यानी कि सुंडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं या मैगट भी कहते हैं. लार्वा हैचेस इनटू प्यूपा एंड प्यूपा बिकम्स द बटरफ्लाई एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई. घर में जो मक्खियाँ होती हैं, कॉमन फ्लाइज, उनका है ये, जिसने हाउस फ्लाइज जो हैं वो एग्स देती हैं, एग्स लार्वा में कन्वर्ट हुआ, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, प्यूपा जो है अगेन उसको प्रॉपर डेवलपमेंट मिली, नरिशमेंट मिली, तो वो अडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. अब क्या है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से थोड़े बहुत मुशाबिहत रखते हैं और ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशी. अब जो तमाम हम जिंदा लोग ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही स्पीशी है, ह्यूमन बींग्स हैं. वी आर ह्यूमंस. हम कौन सी स्पीशी हैं? ह्यूमंस हैं. वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशंस, यानी कि हम लगते तो इंसान हैं सारे, लेकिन हम एक दूसरे से शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं. इवन वी आर just resembling from our parents but we are not exactly like our parents. Humans like nothing like butterflies. Humans look nothing like butterflies. यानी कि जैसे बटरफ्लाइज की एक स्पीशीज़ की एक जैसी बटरफ्लाइज होंगी, ह्यूमंस में इस तरह नहीं होता. We have some similar features, legs for example, but we are different species with lots of obvious variations. यानी कि हमारे अंदर लेग्स, इसकी भी लेग्स हैं, इसकी भी लेग्स हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सी डिफरेंसेस हैं. हमारी शक्ल एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारा बोलने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, चलने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है. हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक अ लिटल बिट लाइक देयर mother and a little bit like their father, however they do not look exactly the same as either parent. This is because we inherit half of our features from each parent. अब वो कह रहे हैं कि आपने नोटिस किया कि ना तो हम एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह मिलते हैं, ना एग्जैक्टली अपनी फादर की तरह, बल्कि कुछ कुछ दोनों से मुशाबहत रखते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हाफ फीचर्स जो हैं वो मदर से इनहेरिट करते हैं, विरासत में मिलते हैं, और हाफ हमें फादर से विरासत में मिलते हैं. इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है डॉग की, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि 3 मुख्तलिफ किस्म के डॉग हैं एक ही स्पीशी डॉग, लेकिन कुछ जो हैं स्नोई एरिया में रहते हैं, कुछ हिली एरियाज में, और कुछ जो है लैंड में रहते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. द अडल्ट प्लांट हैज़ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स. जब एक प्लांट अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर तमाम बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी, लीव्स भी एंड सीड्स भी. बट इट आल्सो बियर्स फ्लावर्स. लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि इन तमाम पार्ट्स के बनने के बाद फ्लावर्स बनते हैं. सम प्लांट्स द फ्लावर्स डिवेलप इनटू फ्रूट विच कंटेन्स सीड. अब फ्लावर्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? सीड, फ्रूट्स बनाते हैं, और फ्रूट्स के अंदर आपको पता है सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं. हेयर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, जिसके अंदर सीड है. सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद उस सीडलिंग बन जाता है, यानी कि एक नया बेबी प्लांट उसके अंदर से ग्रो करना शुरू किया है, जिसके अंदर रूट्स हैं, लीव्स हैं, और आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप फ्लावर, अडल्ट प्लांट बन जाएगा, और फ्लावर जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर सीड्स होंगे, और वो उन सीड्स को दोबारा से हम जर्मिनेट करेंगे, और ये एक लाइफ साइकिल चलता जाएगा. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स go through similar stages but their seeds are not covered like those of the flowering plants. यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी यही चीज़ें होती हैं, यही प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का, लेकिन उनके सीड्स जो हैं वो कवर नहीं होते, वो खुले हुए होते हैं. Some plants compare their life cycle in a few weeks. Some plants complete their life cycle in a few weeks and others take many years. कुछ प्लांट्स जो हैं उनका लाइफ साइकिल जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. Some seeds can last a long time before they germinate. In the mid-1990s, a Chinese lotus plant grew from a seed that was around 1400 years old. इनके सीड्स जो हैं चाहे कितने भी पुराने हों, अगर हम उनको प्रॉपरली जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, उनमें से एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा. जिसमें एग्जांपल दिया है कि चाइनीज़ लोटस प्लांट 1990 में ग्रो किया था, जिसका सीड 1400 ईयर्स पुराना था. Thank you so much. This was all about our